हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंडिया के इकोनॉमी का क्या होना? डेवलपमेंट होना। तो आज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद इट्स इंट्रोडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। When India was under British rule, our economy of a country was in very bad condition and poor development. जब हमारा जो इंडिया जो था, जब ब्रिटिश के रूल होता था हमारा इंडिया में, तो हमारा जो इकोनॉमी जो देखने को मिलता था बहुत ही ख़राब स्थिति में, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में था। पोर डेवलपमेंट था, लैक ऑफ डेवलपमेंट हुआ करता था। British government was ruled for almost 2 centuries, 200 years, which damages our whole economic system. जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में कितने साल राज किया था? 200 सेंचुरी, 200 साल हमारे मतलब हमारे कंट्री पर रूल किया था, जिसके वजह से हमारा जो होल इकोनॉमी जो सिस्टम था ख़राब हो गया था। इंडिया फाइनली ऑन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हमारे इंडिया को कब एक्चुअली में कब इंडिपेंडेंस मिला? ये तो सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 में हमारे इंडिया को क्या मिला था? इंडिपेंडेंस मिला था। सो आई होप ऑल पॉइंट्स इंट्रोडक्शन के आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सोल पर्पोज ऑफ ब्रिटिश रूल। व्हाट इज दैट? सोल पर्पोज ऑफ ब्रिटिश रूल मतलब जो हम ब्रिटिश रूल होने के पीछे जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे, उन लोगों का मेन मोटिव क्या था यहाँ पे आने का? वो लोग वही तो यहाँ पे घूमने आए थे नहीं 200 साल तक, तो वो लोग का कोई ना कोई तो पर्पोज होगा यहाँ पे आने का, यहाँ हमारे देश पर रूल करने का। तो वो मेन पॉइंट्स क्या है हम देखते हैं इसमें। यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। कह रहा है कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी के तरह लिया जाता था कि ताकि अपने जो ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप कर सके, मतलब हमारे देश को यूज किया जाता था। क्यों? अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपने कंट्री को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए हमारे जो कंट्री का यूज किया जाता था, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता, मतलब सारे रॉ मटेरियल्स हमसे लिए जाते थे और उनका प्रोडक्शन करके अपने इकोनॉमी को मतलब डेवलप करते थे। टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्री। तो ये कह रहा है कि वो लोग क्या बनाना चाहते थे? हमारे इंडिया को एक रॉ मटेरियल सप्लायर बनाना चाहते थे अपने पर्पोज के लिए, अपने मतलब के लिए। हमारे इंडिया को जो रॉ मटेरियल सप्लायर बनाया जाता था कि ताकि हम लोग, हमारे जो कंट्री है इंडिया, उससे रॉ मटेरियल ले सके और उनका मॉडर्न अपने इंडस्ट्रीज़ में मतलब उसका यूज कर सके और उससे प्रोडक्शन जो होगा उससे अपने कंट्री का डेवलपमेंट कर सके। दे एक्सप्लोटेड इंडियाज नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया के नेचुरल, कहीं ना कहीं क्या मतलब पूरी तरह से हमारे जो इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन जो रिसोर्सेज था, दोनों को क्या किया था? एक्सप्लॉयटेशन किया था, मतलब उनका भरपूर से लाभ उठाया था और उनका यूज़ किया था। नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज किया था किस चीज़ के लिए? हमारे लिए नहीं, बल्कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए हमारे कंट्री को यूज किए थे।
आई होप इस मतलब सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल भी समझ में आ गया होगा सब पॉइंट्स। तो आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। अब जब हम कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश, क्या होता है ब्रिटिश, कॉलोनियल का मतलब होता है ब्रिटिश। लो लेवल, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था हमारे इंडिया में, तब हमारे इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था बहुत ही स्लो, यानी बोल सकते हैं स्लो चल रहा था। स्लो भी नहीं, मतलब पूरा लो हो गया था हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। किसकी वजह से, कॉलोनियल रूल यानी कि ब्रिटिश रूल के वजह से। Before the advent of British rule, Indian economy was characterized with the following features। मतलब ब्रिटिश रूल स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, उसका ब्रिटिश रूल का अराइजल होने से पहले का जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन था वो कुछ इस तरह का था, जो कि नीचे पॉइंट्स में लिखे गए हैं। तो चलते हैं उस पर। सबसे पहला हमारा जो इकोनॉमी सिस्टम था ब्रिटिश रूल होने से पहले का, वो किस तरह का था। तो सबसे पहला प्रोस्पेरस इकोनॉमी। प्रोस्पेरस का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेरस का मतलब होता है हैप्पी, ठीक है, हैप्पी इकोनॉमी था। मतलब सब कोई सेटिस्फाइंग थे कि हाँ हाँ हमें मतलब कहते हैं ना कि संतुष्ट तरीके के थे। तो सब कोई मतलब सेटिस्फाई हो जाते थे अपने इकोनॉमी सिस्टम से। इंडिया वॉज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्परस इकोनॉमी। तब का जो हमारा इंडिया था, कब, बिफोर द ब्रिटिश रूल हम लोगों का क्या था, इंडिया इंडिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर था और बहुत ही हैप्पी इकोनॉमी, सब कोई सेटिस्फाई हो जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रेरियन इकोनॉमी। ओके, एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ओके, एग्रेरियन का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, नॉट वुड, यहाँ पे हुड होगा, एच होगा, लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट engaged about two-third of the total population। ओके, यहाँ पे एच होगा, हुड। आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। हमारा जो इंडिया का जो मेन पॉपुलेशन, मतलब बहुत अधिकतर पॉपुलेशन, मतलब कह सकते हैं 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन हमारे किस में एंगेज हुआ करते थे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में। तभी तो इंडस्ट्रीज़ बहुत कम होने की वजह से ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिलोंग करते थे, और सर्विस सेक्टर भी हमारा उतना खासी मतलब चलता नहीं था। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसी में बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जाना पसंद करते थे। वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ओके, उसके बाद जो हमारा जो इंडिया था वो किस चीज़ के लिए मशहूर था, पॉपुलर था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम हाथ से बनाते हैं विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी के हम जब हैंडीक्राफ्ट से मतलब हाथों से जो बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जैसे पहले क्लोथ्स है ना, क्लोथ्स और अलग अलग तरह के, बहुत सारे तरह के जो मेटल के जो प्रोडक्ट होते थे, है ना, और अलग अलग तरह के जो जितने कपड़े वपड़े जो भी बनाए जाते थे, किससे बनाए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट होते थे, मतलब अपने हाथों से बनाते थे। और India was also known for the handicraft industries in the field of cotton and silk, textile, metal and precious stone work। बोला
इंडिया क्या था हमारा, बहुत ही पॉपुलर था किस चीज़ में, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कि कॉटन सिल्क से बने जो टेक्सटाइल्स होते हैं, कपड़े जो होते हैं, मेटल और जो मतलब पत्थर का जो काम होता है, स्टोन वर्क जो होता है, वो सब में हमारा इंडिया क्या था, बहुत ही पॉपुलर था। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standard of craftsmanship in all imports from India। जो हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था ना, मतलब प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, PRODUCT प्रोडक्ट होगा। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो क्या करता था, इंजॉय करता था वर्ल्ड वाइड मार्केट, मतलब ऑल ओवर द कंट्री, हमारा क्या बोलता है, हर एक कंट्री में हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे बहुत ही पॉपुलर थे और वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते थे, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी तरह की क्वालिटी के मटेरियल यूज़ किए जाते थे, है ना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मटेरियल होते थे हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में, इसीलिए मतलब हर एक कंट्री के लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करते थे। सो हमारा जो इंडिया का मतलब हमारे जो इंडिया का इकोनॉमी कैसा था बिफोर किसके, बिफोर ब्रिटिश रूल के कैसा था, प्रोस्पेरस इकोनॉमी था, एग्रेरियन इकोनॉमी था, फिर था वेल नन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। समझ में आ गया, सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा शायद। तो लेट्स जम्प इनटू नेक्स्ट टॉपिक। सॉरी, दैट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, मतलब अब ब्रिटिश रूल जो था उस समय हमारा कंट्री कैसा था, जिस समय ब्रिटिश रूल चल रहा था तब का समय कैसा था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, वो भी जानते हैं। दे ट्रांसफॉर्म द कंट्री इनटू अ supplier of raw materials and consumer of finished industrial product from Britain। तो यहाँ पे भी मिस्टेक किया गया है, यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है। प्रोडक्ट, ओके। सो हमारा जो इंडस्ट्री था, ठीक है ना, मतलब हमारा जो इन कंट्री था उसको क्या करता था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब उन लोगों ने हमारे कंट्री को क्या बना दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब क्या करते थे, हमारे जो कंट्री के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे ना, वो क्या करते थे, कहाँ सप्लाई कर देते थे, ब्रिटेन में सप्लाई कर देते थे। ब्रिटेन में सप्लाई करने के बाद उसको वहीं पे इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेसिंग करके जो फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट थे, फिनिश्ड प्रोडक्ट से कहाँ पे सेल करते थे, हमारे कंट्री में सोल्ड कर देते थे, हमारे कंट्री में क्या कर देते थे, बेच देते थे। मतलब रॉ मटेरियल हमारा और वो लोग फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करके हमारे कंट्री को हमारे कंट्री में ही बेच दिया जाता था। तो उन लोगों ने ऐसा रूल्स ही बना दिया था कि हमारे यहाँ पे जितना भी रॉ मटेरियल्स होगा सारे ब्रिटेन जाएंगे और ब्रिटेन में वो प्रोसेसिंग होके जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंडिया में भेजे जाएंगे और सोल्ड किए जाएंगे। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of the economic interest of their home country than with the development of the Indian economy। मतलब क्या करते थे, हम यहाँ पे जितने भी पॉलिसीज़ अपनाई गई थी इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब सारा किसके फेवर में था, कॉलोनियल गवर्नमेंट के फेवर में ही था।
और वो लोग हमारे देश से ही फ़ायदा लेके, बेनिफिट लेके हमारे देश के लिए ही कुछ नहीं करते थे, हमारे इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए अपने कंट्री का डेवलपमेंट करते थे। ठीक है, मतलब पूरा कहा जाए तो हमारे पूरे कंट्री को बहुत ही मतलब अलग अलग तरीक़ों से उसके एक्सप्लॉयटेशन किया गया और उससे जो एक्सप्लॉयटेशन करके अपनी कंट्री का डेवलपमेंट किया गया। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा में चलते हैं हम लोग। दैट इज नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब क्या होता है नेशनल इनकम का? नेशनल इनकम का मतलब होता है एक साल में अगर हमारे देश किसी भी देश में 1 ईयर के अंडर में, एक साल के अंदर में एक साल में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जितना भी प्रोडक्शन होता है, उन सभी को जो नेशनल इनकम जो सबसे बोला जाए तो एक साल के अंदर में जितना भी प्रोडक्शन होता है पूरे एक देश में, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नेशनल इनकम की कहा जाता है। ओके, और जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब जब हम नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, मतलब प्रति व्यक्ति आय। ओके, ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम वॉज वेरी लो। जब हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल का मतलब क्या बोले थे? ब्रिटिश रूल। कॉलोनियल का मतलब क्या बोले थे? ब्रिटिश रूल, मतलब ब्रिटिश। ओके, गवर्नमेंट मतलब तो समझ ही गए होंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट। ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट हमारा जो इंडिया का जो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम था ना, वो भी इतना बहुत ही लो था, जिसकी वजह से हमारे कंट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर विद द डेट ऑफ नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। ठीक है, जो डेट नहीं होगा, यहाँ पे डाटा होगा, DATA डाटा। ठीक है, तो हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन था, हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक कंडीशन था, वो हमारा ही नहीं किसी भी देश का जो अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर पता करवाना है तो किससे कैसे पता चलता है? नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को देखकर। अगर नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम अगर अच्छा होता है, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो कंट्री है, कंट्री का इकोनॉमी है, वो भी डेवलपमेंट हो रहा है, उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ओके। फिर कहता है नो अटेम्प्ट वाज मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा नेशनल। जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट ले, उन लोगों ने कोई भी अटेम्प्ट मतलब एक्शन नहीं लिए थे हमारे नेशनल और हमारे जो नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम थे उसको इम्प्रूव करने के लिए। हमारे जो इंडिया के नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम थे उसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं ली या कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया। यूज़ तो हमारे कंट्री को करते थे, बट हमारे कंट्री के से मिला जो बेनिफिट होता था उसको हमारे कंट्री के लिए कभी यूज़ ही नहीं करते थे, जिसके वजह से बहुत डिफरेंट सेक्टर में हम लोगों को प्रॉब्लम से फेस, डिफरेंट क्या मतलब ऑल सेक्टर में हम लोगों को प्रॉब्लम से फेस करना पड़ा। Some individual attempts were made by experts like Dadabhai Nauroji, William Digby, Findlay Siras, VKRV Rao and R.C. Desai, but all these estimates produced conflicting
यहाँ पे भी मिस्टेक है यार, सॉरी गाइस, बहुत मिस्टेक हो गया। कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकॉन्सिस्टेंट रिजल्ट, जो हमारा कन्फ्लिक्टिंग एंड इनकॉन्सिस्टेंट रिजल्ट मतलब बहुत कुछ ऐसे लोग थे जो कि हमारे जो इंडिया के लिए, सॉरी, नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे। जैसे उनमें से कोई कुछ लोग ये थे: दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बे, फंडले सिरास, वी.के.आर.वी. राव एंड एस.सी. देसाई। ये कुछ लोग थे जिन्होंने हमारे इंडिया के नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करने के लिए उसको कुछ अटेम्प्ट्स लिए गए थे। एस्टिमेट्स ऑफ डॉक्टर R.A. राव ऑन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम वेर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा इफोर्ट जो लाया गया था डॉक्टर राव की तरफ से किया गया था। एफर्ट्स जो डाले गए थे, अटेम्प्ट्स जो किए गए थे, क्या करने के लिए? नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करने के लिए। अब ये तो हुआ ही होगा कि जो हमारा इंडिविजुअल्स मतलब जितने भी लोग थे, वो लोग एक्सपर्ट्स जो थे, वो लोग क्या करना कोशिश करते थे, मतलब हमारे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम को इम्प्रूव करना चाहते, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा? कन्फ्लिक्ट तो होगा। कन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? मतलब एक तरह झगड़ा। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा हो जाता है, तो कन्फ्लिक्ट तो होगा ही वहाँ पे। अगर कोई कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसमें कन्फ्लिक्टिंग होता ही है, क्योंकि अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच होता है जो मैच कभी नहीं करता है। ठीक है। Most of the studies reveal that countries' government of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2% and only 0.5% growth in per capita output per year। जो हम लोगों का तभी का जो ड्यूरिंग कॉलोनियल गवर्नमेंट में तकरीबन हाफ 20th सेंचुरी के समय में हाफ ईयर में, मतलब एक साल में हम लोग का कितना नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम जनरेट होता था? 2% एंड ओनली 0.5%, जो कि बहुत ही लो, यानी कि बहुत ही कम हुआ। 2% भी इतना सा छोटा सा क्वांटिटी होता है। 2% एंड 0.5% तो 100% में से सिर्फ 2% एंड 0.5% ही हमारा जो नेशनल पर कैपिटा आउटपुट क्या होता था, आउटपुट में ग्रोथ हुआ था। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप सारी टॉपिक्स आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि किस किस टॉपिक में आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है या डाउट अभी भी है, समझ नहीं आ रहा है। मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।